द कुमार देव एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इसका इकाई 3 अंकिक भाषा और संप्रेषण। इकाई की रूपरेखा, उद्देश्य, प्रस्तावना, हाव भाव की सामाजिक अपेक्षितता, हाव भाव के प्रक्रियाएं, हाव भाव और भाषा में उसका स्थान, अंकीय भाषा, शारीरिक प्रतिक्रियाएं, शारीरिक स्थितियाँ, अंकीय संप्रेषण और भाषा सारांश। उद्देश्य, इस पाठ में चर्चा की गई है कि किस प्रकार हम मौखिक रूप से उच्चारित या अभिव्यक्त भाषा के साथ शारीरिक रूप से विभिन्न चेष्टाएं करते हैं। इन अंकिक चेष्टाओं को हम आम भाषा में हाव भाव आदि नामों से जानते हैं। अंकीय भाषा, बॉडी लैंग्वेज, एक नई संकल्पना है जिसे आप इस इकाई में पढ़ेंगे। हाव भाव और अंकीय भाषा के माध्यम से जो संप्रेषण करते हैं उसे अंकीय संप्रेषण कहा जाता है। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप उच्चारित भाषा और अंकीय संप्रेषण, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में अंतर बता सकेंगे और इनका सह संबंध बता सकेंगे। अंकीय संप्रेषण के स्वरूप तथा प्रक्रियाएं समझा सकेंगे। हाव भाव जेस्चर का स्वरूप स्पष्ट कर सकेंगे। अंकीय भाषा बॉडी लैंग्वेज की प्रक्रिया और कार्य बता सकेंगे और कुल संप्रेषण की प्रक्रिया में अंकीय संप्रेषण का महत्व बता सकेंगे। प्रस्तावना, भाषा की परिभाषा देते हुए हम कह सकते हैं कि भाषा वक्र ध्वनियों से बनी वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। क्या हम सिर्फ उच्चारित भाषा के माध्यम से ही संप्रेषण करते हैं? इस बात का उत्तर देने से पहले हमें अन्य प्राणियों के संप्रेषण के बारे में विचार करना होगा जो भाषा का उपयोग नहीं कर सकते। जानवर दो तरह से संप्रेषण करते हैं। वे संप्रेषण के लिए आवाज़ ध्वनि संकेतों का उपयोग करते हैं। जैसे कुत्ता अलग अलग स्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ संप्रेषण के लिए अलग अलग ध्वनियाँ निकालते हैं। वे अंकीय चेष्टाओं के माध्यम से अर्थ संप्रेषण करने का यंत्र करते हैं। जैसे गुस्सा दिखाने के लिए सभी जानवर मुंह खोलकर दांत दिखाते हैं। इसी तरह अधीनस्थता दिखाने के लिए कुत्ता पूंछ खींच लेता है, दुम दबाता है या प्यार जताने के लिए पूंछ हिलाता है। मनुष्य भी भाषा के साथ साथ आवाज़ों का अंकीय चेष्टाओं का अर्थ संप्रेषण के लिए प्रयोग करता है, लेकिन उसके संदर्भ में आवाज़ और अंकित चेष्टाएं उच्चारित भाषा के साथ साथ चलती है। उच्चारित भाषा संप्रेषण करते दृढ़ करती है। कुछ संदर्भों में हम केवल ध्वनि या संकेतों से काम चला लेते हैं, जैसे चोट लगने या दर्द होने पर सिर्फ कहकर अभिव्यक्त करते हैं, या होठों के वह ताजनी को खोल रखकर बच्चे को सा कहकर चुप रहने का संकेत कर देती है। इस तरह मनुष्य के संप्रेषण के भी दो रूप हैं जो एक व्यक्ति के पूरक है। उच्चारित भाषा अर्थ संप्रेषण, आवाज़ों द्वारा अंकित चेष्टाओं से बना अंकिक संप्रेषण। के संप्रेषण के संदर्भ में हम दो तरह के भाषा के रूप को अर्थ दो तरह की संप्रेषण प्रवृत्तियों को इस चर्चा से अलग रखना चाहेंगे। जो उच्चारित लिखित भाषा पर आधारित है, जिसका उपयोग भाषा के स्थान पर नहीं किया जाता, ये है गुप्त भाषा और संकेत भाषा। गुप्त भाषा, सीक्रेट लैंग्वेज का प्रयोग समाज के कुछ विशिष्ट वर्ग करते हैं, जैसे चोर आपसी संप्रेषण के लिए सामान्य शब्दों के लिए विशिष्ट अर्थ निश्चित कर लेते हैं। चोरों की भाषा में ताली का अर्थ लाल टोपी वाला पुलिसकर्मी, बकरा का अर्थ वह है आदमी जिसे वह लूटना चाहते हैं। व्यापारी हाथ के संकेत के माध्यम से बेचने या दाम कम करने के बारे में आपस में विचार विमर्श कर लेते हैं। संकेत भाषा, सिंग लैंग्वेज के लिए रूप है। जहाजी दो झगड़े की स्थिति से वर्गों का संकेत करते हैं, जिसे शब्द पर
तरनी का पता चले और लोग दूर से दृश्य माध्यम से संकेत को ग्रहण कर सके। गूंगे भी दो तरह के हाथ के संकेत का अर्थ स्पष्ट करते हैं। कुछ संकेत शब्दों के चायक है। आप देख सकते हैं इसमें वो ट्रैफिक पुलिस दिखा रखा है, वो ये गूंगों के बता रखा, मतलब कैसे करते हैं। ऐसे संकेत भाषा के वर्णों के परिचित हैं। गुप्त भाषा और संकेत भाषा वास्तव में सामान्य भाषा के स्थापन रूप है और विशिष्ट सामाजिक वर्ग के द्वारा सामान्य भाषा के अभाव में संप्रेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ये भाषा की तरह समाज द्वारा स्वीकृत स्वच्छंद व्यवस्था के जिस पैटर्न पूरक सीखना पड़ता है, इसकी तुलना में अंकीय संप्रेषण सामान्य का पूरक है और सह संप्रेषण का माध्यम इसका उपयोग भाषा बोलने वाले सभी मनुष्य करते हैं। यह काफ़ी हद तक सहज और स्वस्थ प्रेरित इनविडिटी है, जैसे गुस्से से आँख लाल होना, नीचे हिचकिचाना आदि शारीरिक क्रिया है। उषाभाव के जुड़ी सहज क्रिया है। इस कारण अंकीय संप्रेषण एक प्रकार से सार्वभौम है। हम इस इकाई में अंकीय संप्रेषण की भूमिका, स्वरूप, प्रकार आदि की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि अंकीय संप्रेषण के बारे में जानकारी हमारे लिए क्यों आवश्यक है। हाव भाव, जेस्चर। हाव भाव के अंकीय चेष्टा है जो मौखिक अभिव्यक्ति के साथ साथ सह संप्रेषण के रूप में व्यक्त होती है, जो जैसे नहीं कहने वाला साथ में सर भी हिलाता है। सामान्य उन्नतियों के साथ व्यक्त हाव भाव की सूची इस प्रकार हो सकती है। उचित हाव भाव, मैंने उसे भगा दिया, हाथ से दूर करने का संकेत। मैं उन्हें मांगूंगा या मांगूंगी, ताजनी से ताड़न का संकेत। ठीक है, मिल जाएगा। हाँ जैसे मुद्रा के सिर को 2-3 बार हिलाना। मत करो ये काम, बाहर की तरफ खुली हथेली को धीरे दबाए दाएं बाएं 2-3 बार हिलाना। अस्सलाम अलैकुम, हाथ को सलाम की मुद्रा में ऊपर ले जाना। भावों भाषिक अभिव्यक्ति के साथ इतने गहरे जुड़े हैं कि हम पर्याय भाषा या संवाद की स्थिति में अंकीय चेष्टाएं करते रहते हैं। ये भाषा का भी अंग है, सो हो गया। और उचित के स्थान हाव भाव भी आ ही जाते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग टेलीफोन पर बातचीत करते समय अंकीय चेष्टाएं करते रहते हैं, भले ही उन्हें देखने वाला कोई ना हो। हमने कहा था कि हाव भाव आदि अंकीय चेष्टाएं सह संप्रेषण का माध्यम है। इसका तात्पर्य ये है कि भाषा के अभाव में हम कभी कभी सिर्फ हाव भाव से अपने को अभिव्यक्त कर सकते हैं, जैसे चुप रहने के लिए होठों पर उंगली रखना, पास आने के लिए उंगलियों से संकेत करना, भूख की अभिव्यक्ति करने के लिए हम उंगलियों से खाने जैसा संकेत करते हैं और पेट की तरफ इशारा करते हैं। आम बोलचाल की भाषा में भाषा रहित संकेतों को हम इशारा कहते हैं। निम्नलिखित संदर्भों में मौखिक अभिव्यक्ति नहीं है, केवल अंकीय संकेत से संप्रेषण है। उसने मुझे इशारे से बुलाया, उन्होंने इशारा किया कि बक्सा नीचे है। दोनों इशारों से बात कर रहे थे, मैंने तुम्हारा इशारा नहीं समझा। हाव भावों की सामाजिक संक्षेपिकता। हमने ऊपर उल्लेख किया था कि हाव भाव कुछ हद तक सार्वभौम होते हैं, जैसे हाँ के लिए सिर हिलाना आदि। यह भी सच है कि हाव भाव में भाषाओं को प्रक्रिया के विभिन्न वर्गों के अनुसार अंतर होता है, यानी अंकित चेष्टाओं में
कुछ हद तक छुचिता होती है। इस संदर्भ में यह भाषा के समान है जिसमें सामाजिक स्तर पर विभिन्नता होती है। हम आगे सामाजिक संक्षिप्तता के संदर्भ में हाव भाव में विविधता की चर्चा करेंगे। कुछ हाव भाव समाज संक्षेप होते हैं। भारत में उत्तर के व्यक्ति ना करने के लिए दाएं से बाएं सिर हिलाते हैं, हाँ करने के लिए ऊपर से नीचे सिर हिलाते हैं। दक्षिण में नाक का संकेत समान है, लेकिन हाँ के लिए संकेत भिन्न प्रकार का है। वे जबड़े को घड़ी के पेंडुलम की तरह एक दिशा से दूसरी दिशा में घूमते हैं। उत्तर दक्षिण इस तरह दक्षिण हाँ में दाएं बाएं और उत्तर नीचे की दोनों गतियों का समीक्षण और इस कारण दोनों के साथ भ्रम पैदा होता है। जो चित्र है ये देख लेना, चलो देख ही लेते हैं। भारत के संदर्भ में यहाँ आओ, अमेरिका संदर्भ में टाटा, अमेरिकी संदर्भ में यहाँ जाओ, यहाँ संकेत, भारतीय संदर्भ में यहाँ आओ संकेत। दूसरा उदाहरण है जहाँ एक ही संकेत अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग अर्थ देता है। हथेली जमीन की तरफ चारों उंगली एक साथ रखे और उंगलियों को ऊपर से नीचे अपनी तरफ लाए तो भारत के संदर्भ में इसका तात्पर्य आओ। यही संकेत अमेरिका संदर्भ में विदाई के अवसर पर टाटा करने का अर्थ देता है। फिर अमेरिकी जाओ के लिए किस संकेत का उपयोग करते हैं? हथेली ऊपर, तर्जनी ऊपर उठी हुई और बाकी उंगली थोड़ी मुड़ी हुई। वह तर्जनी को अपनी तरफ घुमाए तो आओ का अर्थ निकलता है। ये संकेत भारतीय संदर्भ में भिन्न मुद्रा में आओ का अर्थ देता है। जब पांचों उंगली खुली हो और उंगलियों को अपनी तरफ घुमाया जाए। जिका स्वरूप में ये कह सकते हैं कि हाव भाव में थोड़ी समाज संक्षिप्तता है, यानी हाव भाव कुछ हद तक संक्षेपित है। भाषा और संस्कृति के अनुसार हाव भाव और इशारों के अर्थ में अंतर आ जाता है। हाव भाव प्रकार्य हाव भाव से संप्रेषण क्रो वर्बल कम्युनिकेशन के संकेत, यानी मौखिक भाषा के साथ साथ चलते हैं। हम बचपन से ही भाषा के अर्जुन के साथ इन्हें अर्चित करते हैं और मौखिक भाषा के साथ साथ इसका बराबर उपयोग करते हैं। हम देखेंगे कि हाव भाव या इशारे संप्रेषण में किस तरह हमारी सहायता करते हैं। ये कथक या इस संदेश के अंकीय प्रतिरूप है और संप्रेषण को कूट करते हैं। जैसे मैं तुम्हें करूँगा के साथ मुक्का दिखाना, दौड़ कर जाओ के साथ उंगली से आने का संकेत करना, मुझे क्या मालूम है कहने के लिए कंधे उचकाना, और मैं चीख कर रख दूंगा जैसी धमकी के साथ बढ़े हुए हाथ को काटने के अंदाज में एक ओर से दूसरी ओर ले जाना। ये अक्सर मौखिक भाषा के अभाव में या उसके स्थान पर संकेत या इशारे का काम करते हैं। बिना बोले कंधे उचकाना मैं क्या जानूं यह अर्थ देता है। दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार का अर्थ है। इसी तरह के निम्नलिखित कुछ संकेत को देखिए। हम जीत गए, ये अंग्रेजी में वी वैरिटी का आधारित है। ठहरो, आगे मत बढ़ो, स्थित हाथ, उठी हथेली। क्या आप मुझे अपनी
आपनो अपनी गाड़ी में ले जा सकते हैं, लिफ्ट दे सकते हैं। शांत चुप जरा रुकिए, आगे पीछे हिलाते हुआ हाथ। हाव भाव प्रदर्शन का काम करते हैं। छाती पीटना शोक का संदेश संप्रेषित करते हैं। मुंह बिचकाना घृणा का भाव प्रदर्शित करता है। उन स्थितियों में भी जहाँ घृणा पैदा करने वाली स्थिति या वस्तु सामने ना हो। हाव भाव दिशा आदि की दृष्टि से संकेतित होते हैं। हम आम तौर पर यह वह ऊपर नीचे आदि शब्दों को बिना हाव भाव के नहीं बोलते, अर्थात हम शब्द बोलते हैं साथ में अर्थ का संकेत भी करते हैं। कुछ लोग कई शब्दों को साथ में संकेत भी स्पष्ट करते हैं, जैसे वह ताला खोलकर अंदर गया, ताला खोलने का संकेत, अंदर जाने का संकेत। उसने एक चांटा मारा, वो धमकी दे दी। वह खाना खा रहे थे, एकदम नीचे लुढ़क गए। जब लोग बातचीत के कई अंशों को संकेत से देखते जाए तो देखने वालों को पूरी बात को दृश्य रूप में देखने जैसा आभास होता है। इसी कारण ऐसे अभिव्यक्ति को आमतौर पर नाटकीय अंदाज में बोलना कहा जाता है। संकेतों के कारण कही गई बात को अच्छी तरह समझने में सुविधा होती है। जैसे रास्ता बताने वाले दिशा, दूरी आदि का संकेत करते जाते हैं। इसे कही हुई बात स्पष्ट समझ में आ जाती है और स्मरण भी हो जाती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हाव भाव के अभाव में अर्थबोध और स्मरण में कठिनाई होती है। हाव भाव से अक्सर हम यह भी जान लेते हैं कि व्यक्ति क्या कहने वाला है, किस मनस्थिति में है, अर्थात हाव भाव संप्रेषण के अनुमान का आधार बनता है। जैसे कोई हिचकिचाहट का भाव लिए हमारे सामने खड़ा हो तो हम समझ जाते हैं कि वह कोई गलत काम कर आया है या कुछ मांगने वाला है। इससे हमें उस व्यक्ति से बात करने में सुविधा होती है। हाव भाव व्यक्ति की अभिव्यक्ति को लायक गति देते हैं, अभिव्यक्ति के स्तर पर रूप देते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति अभिव्यक्ति में किसी शब्द पर बल देना चाहता है तो बल की अंकित चेष्टा करता है। वह उचित को चिल्लाकर रोकता है तो हाव भाव भी रुक जाते हैं। इस तरह अभिव्यक्ति और अंकित चेष्टाएं समान ले गति से चलते हैं और भाव से अभिव्यक्ति में जीवता आती है। आपने देखा होगा कि टेलीफोन पर समाचार प्रस्तुत करने वाले बिना किसी हाव भाव के सपाट ढंग से समाचार पढ़ते जाते हैं और सुनने में कोई आनंद नहीं आता। इसी तुलना में स्वर के उतार चढ़ाव और रूप अंकित चेष्टाओं के साथ भाषण सुनने में बड़ा मज़ा आता है। हाव भाव के प्रकार्य को हम निम्न प्रकार के सूत्र रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। हाव भाव के प्रकार्य। हाव भाव अभिव्यक्ति को जीविता देता है। हाव भाव अभिव्यक्ति को पुष्ट करते हैं, अभिव्यक्ति का पूरक बनते हैं, अभिव्यक्ति को अर्थ देते हैं। हाव भाव कहीं कहीं अभिव्यक्ति का स्थान ले लेते हैं। हाव भाव से हम मनोभावों को अभिव्यक्त देते हैं। हाव भाव तथ्य को ठीक से समझने और उन्हें याद रखने में उपयोगी है। हाव भाव से हम वक्ता के मतीय और मनस्थिति का अनुमान कर सकते हैं। हाव भाव और भाषा में उसका स्थान। जिस तरह हम किसी व्यक्ति की मौखिक अभिव्यक्ति के आधार पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, उसी तरह हम हाव भाव को अभिव्यक्त का रूप मानकर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। निम्नलिखित उन्नतियाँ और संदर्भ देखिए। मुझे आँख मत दिखाओ, अर्थात डांट का भाव, मत दिखाओ। क्या मुँह लटकाए खड़े हो, क्यों दुखी लग रहे हो, क्यों हाथ मल रहे हो, हाथ मलना।
असहनीय होने का सूचक है। हम भाषा के हाव भाव पर आधारित अनेकों अभिव्यक्तियों को शामिल करते हैं। जब हम दूसरे व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं तो उनके व्यवहार मनोभाव आदि की सूचना देने के लिए उनके हाव भाव का उल्लेख करते हैं। इसी तरह उपन्यास आदि कहानी आदि में पात्रों के संवाद के साथ साथ लेखक उनके हाव भाव का उल्लेख करते हैं, जिसे हम मानसिक पटल पर उनके मंतव्य या मनस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। उदाहरण दीजिए। वह कंधे उचकाकर बोला, उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, वह पैर पटकते हुए बाहर निकल गया। इसी तरह बोलने के तरीकों से भी व्यक्ति की मनस्थिति का पता चलता है। इसे भी लेखक या वक्ता भिन्न प्रकार से प्रकट करते हैं। फुसफुसाकर बोलना, चिल्लाकर बोलना, दबे हुए स्वर में बोलना। हिंदी या सामान्य रूप से देखें तो किसी भी भाषा के अधिकतम मुहावरे हाव भाव या मानने इशारे पर आधारित होते हैं। मुंह तोड़, हाथ खींच लेना, कमर खसकाना, अंगूठा दिखाना, सिर झुकाना, नाक भौर चिकोड़ना आदि मुहावरे वास्तव में व्यक्ति के मनोभाव का ही दृश्य चित्रोपित करते हैं।